हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 6 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो इस लेक्चर को आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक स्टडीकर को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लें एप्लीकेशन को, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एप्लीकेशन पर क्या क्या मिलेगा, तो स्टडी मटेरियल मिलेगा यानी पीडीएफ मिलेगा। इसके अलावा आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। जो आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, और इसके अलावा आप इसका फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं और अपनी तैयारी देख सकते हैं कि आज का जो हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है इसकी कितनी तैयारी। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारत और अमेरिका के बीच किस राज्य में युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। देखिए दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच एक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है नोट करिएगा कि इस युद्ध अभ्यास का नाम ही क्या है, युद्ध अभ्यास है। तो युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास जो है वो किसके बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच होता है। ये बात क्लियर हो गई। कहां पर होने वाला है? तो ये उत्तराखंड में होने वाला है। दोस्तों, इस वर्ष जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है युद्ध अभ्यास, वह उसका 18वां संस्करण है और इसका आयोजन उत्तराखंड के ओली नामक स्थान पर 14 से 31 अक्टूबर के बीच होगा। इस माह नहीं हो रहा है, अक्टूबर माह में 14 से 31 अक्टूबर के बीच होगा। दोस्तों, ये जो ओली नामक जगह है ये कहां पर है? तो जो LAC है भारत और चाइना के बीच में, तो उससे 100 किलोमीटर की दूरी से भी कम है, यानी 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। कौन सा स्थान? ओली नामक स्थान, भारत और चाइना की सीमा के, ठीक है। युद्ध अभ्यास का पिछला संस्करण साल 2021 में अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया गया था। तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पिछला वाला भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। युद्ध अभ्यास का उद्देश्य होता है कि भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच समझ को विकसित करना, सहयोग की भावना को बढ़ाना और अंतर संचालन को बढ़ाना, ठीक है दोस्तों। अब ये युद्ध अभ्यास क्यों महत्वपूर्ण है, चलिए इसको हम जान लेते हैं। दोस्तों, क्यों महत्वपूर्ण है LAC के पास यह युद्ध अभ्यास, यानी कि भारत और चाइना की सीमा के बीच ये युद्ध अभ्यास क्यों हो रहा है, क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, चलिए इसको जान लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, उत्तराखंड के बाराहोती क्षेत्र में बीते साल सितंबर में चीन के सैनिकों ने हरकत की थी, यानी कि बाराहोती क्षेत्र जो है, अभी हम मैप में समझेंगे आगे कि ये बाराहोती क्षेत्र कहां पर है और कहां पर चीन के सैनिक आ गए थे। तो यहां पर चीन के सैनिक जो है वो अंदर घुस आए थे, 5 किलोमीटर तक अंदर घुस आए थे, लेकिन कुछ ही घंटों में वो वापस भी लौट गए थे। बाराहोती एक ऐसा चारागाह है, यानी एक ऐसा मैदान है जिसको लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है, यानी भारत और चाइना के बीच विवाद है। ये चारागाह 60 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, जिसकी बात कर रहे थे बाराहोती की, तो ये है बाराहोती क्षेत्र, ये है चाइना और ये है अपना प्यारा भारत, ठीक है। तो यहां पर जो उत्तराखंड स्टेट है, यहां पर बाराहोती नामक स्थान है, इस पर विवाद है चाइना और किसके बीच में? इंडिया के बीच में, ठीक है। तो यहीं पर पिछले साल 2021 में 5 किलोमीटर अंदर तक भारत की सीमा में चाइना के सैनिक आ गए थे, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद वो वापस लौट गए थे, ठीक है। तो मैप में आप समझ गए होंगे कि ये बाराहोती नामक क्षेत्र कहां है, और यहीं पर पास ही में है एक क्षेत्र जिसका नाम है ओली, ठीक है। तो बहुत दूरी नहीं है भारत और चाइना के बॉर्डर के बीच में, जहां पर ये युद्ध अभ्यास नामक मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है अक्टूबर माह में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिशन भूमिपुत्र का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर होगा असम में। तो असम में जो मिशन भूमिपुत्र है उसका शुभारंभ किया गया है। तो असम के मुख्यमंत्री हैं, कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। तो इन्होंने ही मिशन भूमिपुत्र का शुभारंभ किया है।
यह छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करेगा। यानी कि यह जो मिशन भूमिपुत्र है, इसके द्वारा छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो मुख्यमंत्री जी हैं असम के, हेमंत बिश्वा शर्मा जी, उन्होंने भूमिपुत्र पोर्टल का भी उद्घाटन किया है। अब यहाँ पर बात आई है असम की। तो असम की राजधानी सभी को पता है क्या है, दिसपुर है। और असम जो है वो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा सेवन सिस्टर। तो जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं उन्हें सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो आज हम एक ट्रिक के माध्यम से इन सेवन सिस्टर को याद करने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए दोस्तों, सेवन सिस्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं? असम, और फिर इसके अलावा त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये 7 राज्य हैं जो सेवन सिस्टर कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना है सिक्किम जो है सेवन सिस्टर में नहीं आता है। सिक्किम का नाम सेवन सिस्टर में नहीं आता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट सेवन सिस्टर के अंतर्गत आता है। तो इनमें से 7 राज्यों में से किसी का नाम दे दिया जाएगा, या फिर ऐसा पूछ लिया जाएगा कि सेवन सिस्टर में किसका नाम नहीं आता है। तो सिक्किम राज्य जो है वो सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, अब हमें याद करना है इन सेवन सिस्टर के नाम। तो कैसे याद करेंगे दोस्तों? उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? एटीएम आना मामी। ठीक है, या मामी बोल सकते हैं या मम्मी बोल सकते हैं। तो एटीएम आना मामी। तो ए से हो जाएगा असम। ठीक है, असम जो है ए से हो जाएगा, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एम से हो जाएगा मेघालय। तो 3 राज्य हो गए। एटीएम से कौन कौन से राज्य? असम, त्रिपुरा और मेघालय। अब बचा दोस्तों आना। तो आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड। अब कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए दोस्तों। अब 2 राज्य बचे हुए हैं। तो जो मामी शब्द है उसमें से दोनों माँ से एक से बनेगा मणिपुर और एक से बनेगा मिजोरम। तो इस प्रकार से हमने 7 राज्य याद कर लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कौन कौन से राज्य हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये सेवन सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। सिक्किम इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनेगा? तो ये बनेगा कहां पर? मध्य प्रदेश में। कहां पर बनेगा दोस्तों? मध्य प्रदेश में। अब ये मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बनने वाला है? तो याद रखिएगा खंडवा में बनने वाला है। मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है खंडवा। तो खंडवा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र यानी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनेगा, और इससे 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा होने वाली है। लागत कितनी होगी? लगभग 3000 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों, जो ओमकारेश्वर बांध है, तो ओमकारेश्वर बांध पर नर्मदा नदी पर ये जो फ्लोटिंग सौर पावर प्लांट है ये बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में खंडवा एकमात्र जिला होगा जहां ताप विद्युत केंद्र, जल विद्युत और सौर ऊर्जा संयंत्र एक साथ हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां ताप ऊर्जा विद्युत केंद्र है, जल विद्युत केंद्र है और सौर ऊर्जा संयंत्र है। ये तीनों चीजें एक ही जिले में स्थित हैं। तो वो जिला है खंडवा। भारत की सबसे बड़ी 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना अब तेलंगाना में तरह से चालू है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा। चलिए अब हम मध्य प्रदेश का नक्शा देख लेते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। क्या है? भोपाल। चीफ मिनिस्टर सभी को पता है कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है दोस्तों? मंगू भाई छगन भाई पटेल। अब देखिए आप खंडवा की लोकेशन। तो ये है खंडवा और उसी के बगल में है खरगोन। ठीक है दोस्तों, खंडवा को पूर्वी निवाड़ के नाम से भी जाना जाता है और खरगोन को पश्चिमी निवाड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये यहां से खंडवा और खरगोन से कौन सी नदी गुजरती है? तो नदी का नाम है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी पर बना हुआ है ओमकारेश्वर बांध। तो उसी बांध पर यह संयंत्र लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक पॉइंट और याद रखिएगा, खंडवा में दोस्तों ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग, एक है उज्जैन में महाकालेश्वर और एक है खंडवा में ओमकारेश्वर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। और ये ओमकारेश्वर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने और नए वेटलैंड को रामसर साइटों के रूप में नॉमिनेट किया गया है? तो दोस्तों, भारत में अभी हाल ही में कितने वेटलैंड को यानी आर्द्रभूमि को रामसर साइट में नॉमिनेट किया गया है? तो आंसर है 10। तो अभी हाल ही में 10 रामसर साइट
स्थापित किए गए हैं भारत में। दोस्तों भारत में जो 10 नए वेटलैंड को रामसर साइट में जोड़ा गया है, इसके बाद भारत में जो रामसर साइट हैं उनकी संख्या 64 हो गई है। और ये जो 64 रामसर साइट हैं ये भारत का 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं। जो 10 रामसर साइट हैं उसमें से 6 तमिलनाडु की हैं और गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से एक एक रामसर साइट जोड़ी गई हैं। हाल ही में जुलाई में 5 वेट्सलैंड्स साइटों को भी मान्यता दी गई थी, यानी 5 वेट्सलैंड जो हैं वो जुलाई माह में जोड़ी गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कि जो 10 वेट्सलैंड जोड़ी गई हैं अभी हाल ही में, तो उसमें तमिलनाडु से, उड़ीसा से, गोवा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश से कौन कौन है इसको हम देख लेते हैं। तो तमिलनाडु से कौन कौन है? कुनथम कुलम पक्षी अभ्यारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व और बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, बेलोड पक्षी अभ्यारण्य और वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य और उदयमर्थनमपुरम पक्षी अभ्यारण्य, तो ये हैं। और इसके अलावा उड़ीसा के सतकोशिया जॉर्ज, गोवा का नंदा झील, कर्नाटक में रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश में सिरपुर वेटलैंड। तो इन सभी को दोस्तों अभी हाल ही में रामसर साइट में जोड़ा गया है। देखिए, अब आप सुन रहे होंगे कि रामसर साइट क्या होता है। तो पृथ्वी पर ऐसे आर्द्रभूमि क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन महत्वपूर्ण स्थलों को रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में सूचित किया जाता है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके, यानी उसे बचाया जा सके। ठीक है, और फिर उसे ही हम रामसर साइट बोलते हैं। अब ये आर्द्रभूमि क्या होती है दोस्तों? आर्द्रभूमि को समझ लेते हैं। ऐसी भूमि जो पूरे वर्ष भर गीली रहती है, ठीक है, और ये भूमि प्रदूषण को कम करती है और यहाँ पर बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। तो ऐसी भूमि को बचाने के लिए ही उसे रामसर साइट में घोषित कर दिया जाता है, जिससे उसका कंजर्वेशन किया जा सके, उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। अब हम बात करते हैं रामसर संधि की। ये रामसर संधि क्या है? तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित एक शहर है जिसका नाम है रामसर शहर। तो इसमें आर्द्रभूमि के संरक्षण को लेकर, यानी आर्द्रभूमियों को बचाने को लेकर के एक संधि हुई थी बहुत सारे देशों के बीच में, तो इसे हम रामसर संधि कहते हैं। ठीक है, तो रामसर संधि का जो मुख्य उद्देश्य है वो है पृथ्वी पर आर्द्रभूमि का संरक्षण करना। यह संधि 1975 से लागू की गई थी और भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। भारत की पहली रामसर साइट जो है वो है उड़ीसा में स्थित चिल्का झील और उसी के साथ केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को भी रामसर साइट में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए कौन तैयार हैं? तो वो हैं उदय उमेश ललित। जो उदय उमेश ललित हैं वो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं 48वें मुख्य न्यायाधीश NV रमना, तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उदय उमेश ललित का नाम दिया है। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि जो 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कौन होंगे? उदय उमेश ललित होंगे। उदय उमेश ललित की बात करें तो उनका जो कार्यकाल है वो 3 महीने से भी कम होगा, क्योंकि वो 3 महीने से भी कम समय में रिटायर होने वाले हैं। तो उदय उमेश ललित न्यायाधीश SM सीकरी के बाद वकील से सीधे इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे न्यायाधीश होंगे जो भविष्य में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद 28 जनवरी 1950 को की गई थी। दोस्तों, वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी है? 34 है। और न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 65 साल का होता है। ठीक है, और 65 वर्ष की आयु का होता है। कितना होता है दोस्तों? 65 साल का नहीं दोस्तों, 65 वर्ष की आयु का होता है। यानी कि जब उनकी 65 वर्ष की आयु हो जाती है तो वो रिटायर्ड हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सुधीर ने हैवीवेट फाइनल में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, सुधीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो सुधीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के हैवीवेट फाइनल में 212 किलोग्राम के सर्वश्रेष्ठ वजन के साथ गोल्ड मेडल जीता है। सुधीर ने राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता है। सुधीर ने इससे पहले इसी साल जून में साउथ कोरिया में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में पुरुषों के 88 किलोग्राम भार वर्ग में 214 किलोग्राम के सर्वश्रेष्ठ लिफ्ट के साथ
ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। सुधीर ने साथ ही 2022 होंगहू एशियाई पैरा खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है दोस्तों, जो होंगहू शहर है वो चाइना में है, तो वहां पर एशियाई पैरा खेल होने वाले हैं, तो उसके लिए भी सुधीर ने क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, मुरली श्रीशंकर ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। भारत के लॉन्ग जंपर हैं कौन? मुरली श्रीशंकर। तो उन्होंने भारत को ट्रैक एंड फील्ड में दूसरा पदक दिलाया है। श्रीशंकर ने मेंस लॉन्ग जंप में फाइनल में 8.08 मीटर के बेस्ट जंप के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया है। इसी के साथ श्रीशंकर कॉमनवेल्थ खेलों के इतिहास में लॉन्ग जंप इवेंट में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले पुरुष एथलीट बन गए हैं। दोस्तों, उनसे पहले महिलाओं में अंजू बॉबी जॉर्ज और प्रज्यूषा मलाइखल ने पदक जीता हुआ है। अंजू बॉबी ने 2002 कॉमनवेल्थ खेल में लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था और प्रज्यूषा ने 2010 कॉमनवेल्थ खेलों में सिल्वर मेडल हासिल किया था। पुरुषों में सुरेश बाबू ने 1978 के कॉमनवेल्थ खेलों में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है लॉन्ग जंप में। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आपको नोट करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 44वें चेस ओलंपियाड में भारत की महिला टीम को किसने जीत दिलाई है? तो इसका आंसर होगा तानिया सचदेवा ने। किसने दोस्तों? तानिया सचदेवा ने। तो तानिया सचदेवा ने कड़ी मेहनत करते हुए एक कीमती अंक हासिल किया और इसके बाद भारत हंगरी को हरा करके मैच जीत लिया। और इसको लीड कौन कर रही थी? तानिया सचदेवा। तानिया सचदेवा की बात करें तो उनका जन्म 20 अगस्त 1986 को दिल्ली में हुआ था। वे 2005 में महिला ग्रैंड मास्टर खिताब से सम्मानित होने वाली 8वीं भारतीय खिलाड़ी है। अब आप याद रखिएगा कि जो 44वां चेस ओलंपियाड है ये कहां पर हो रहा है? तो ये चेन्नई में हो रहा है। ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे? यानी भारत ने किस वर्ष रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे? दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, इसके अलावा आप इसे शेयर भी कर दें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।